हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एम्स नॉरसेट ESIC CHO 2021। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ABG वैल्यूज से। नॉरसेट एम्स एग्ज़ाम के लिए ABG एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस और क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर भी ये बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पर्सन जिसकी ABG वैल्यूज़ आपको दी गई हैं और इन वैल्यूज़ के आपको आधार पर बताना है कि पर्सन के अंदर निम्न में से कौन सी कंडीशन डेवलप है। पर्सन की यहाँ पर पीएच बताई गई है 7.45। पर्सन का PCO2 लेवल है 30 mmHg और पर्सन का बाइकार्बोनेट लेवल यानी HCO3 माइनस लेवल है 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आपको बताना है कि इन फाइंडिंग्स के आधार पर पर्सन के अंदर क्या मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेटेड कंडीशन है या फिर रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंपनसेटेड कंडीशन है या फिर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस अनकंपनसेटेड है या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपनसेटेड कंडीशन है। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो इसका आंसर तुरंत दे सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी कन्फ्यूजन। लेकिन जिन लोगों के बेसिक्स यानी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं उन्हें इसमें समय लगेगा या फिर गलत इंटरप्रेट करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप इस वीडियो से आज ही क्लियर कर लें, इसके बाद आई होप आपको दिक्कत नहीं आएगी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। इस ABG वैल्यू के आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्सन के अंदर रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंपनसेटेड कंडीशन मौजूद है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्मल ABG वैल्यूज़ क्या होती हैं। ABG के अंदर मोस्टली आपको 4 चीज़ें याद रखनी होती हैं या देखी जाती हैं। पर्सन की pH जो कि 7.35 से 7.45 के बीच होती है। पर्सन का PCO2 लेवल जो कि 35 से 45 mmHg होता है। फिर पर्सन का बाइकार्बोनेट यानी HCO3 माइनस लेवल पूछा इंपॉर्टेंट होता है, वो कि जो होता है 21 से 28 MEQ/L। और फिर आता है पर्सन का PaO2 लेवल जो कि 80 से 100 mmHg माना जाता है। यहाँ पर एक चीज़ है, पर्सन्स कई बार इस वैल्यू को लेकर कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं कि नॉर्मल PCO2 जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो इसको याद रखने का तरीका है, आपको pH तो याद है 7.35 से 7.45। तो अब आपको इस pH की जो पीछे वाली वैल्यूज़ हैं इसे आप याद रख लीजिए। 35 से 45 mmHg ये आपका PCO2 लेवल आ गया। अब आप इसे कभी भी भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। अब चलते हैं आगे। किसी भी ABG रिपोर्ट को यदि आपको पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखिएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक वर्ड होता है ROME। इस वर्ड की मदद से आप हमेशा ABG को इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर R का मतलब है रेस्पिरेशन और O का मतलब है ऑपोजिट, M का मतलब होता है मेटाबॉलिक और E का मतलब होता है इक्वल। यदि किसी पर्सन के अंदर रेस्पिरेशन रिलेटेड इम्बैलेंस हो रहा है तो उस पर्सन की जो pH है और PCO2 लेवल है ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम करेंगे। यानी मान लीजिए कि उस पर्सन के अंदर यदि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसका अगर pH बढ़ेगा तो PCO2 लेवल जो है वो घटेगा। pH यदि बढ़ा तो PCO2 लेवल घटेगा। यहाँ पर रेस्पिरेशन ऑपोजिट
हमेशा याद रखिएगा। रेस्पिरेशन में ऑपोजिट होगा, पीएच यदि बढ़ेगा तो PCO2 लेवल घटेगा, और यदि पीएच घटा है तो PCO2 लेवल जो है वो बढ़ेगा। ये रेस्पिरेशन की बात हुई। अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पीएच है 7.45, जो कि ऑलमोस्ट नॉर्मल पीएच का मैक्सिमम लेवल है, और जो PaCO2 वैल्यू है वो है 30 mmHg, यानी ये डिक्रीज है। तो यहाँ पर पीएच तो आपके बढ़ी हुई है, और CO2 का जो लेवल है वो PCO2 का जो लेवल है वो डिक्रीज है, गिरा हुआ है। तो आप इसको देख के अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि पर्सन के अंदर रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस है, पर्सन के अंदर रेस्पिरेटरी इम्बैलेंस है, बिकॉज पर्सन की जो पीएच है वो बढ़ रही है और PCO2 जो है वो घट रही है। एन ऑपोजिट इफेक्ट सीन बिटवीन पीएच एंड PCO2, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि पर्सन की जो पीएच है और जो PaCO2 लेवल है दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट काम कर रहे हैं। पीएच का लेवल अप्रॉक्सीमेटली हाई है और PCO2 का लेवल डिक्रीज है या कम है। In this situation, the pH is at the end of normal value and PCO2 is low. ये चीज़ हम बता चुके हैं। In an alkalotic condition, the pH is elevated. जब कभी भी एल्केलोसिस होगा उस कंडीशन में जो पर्सन की पीएच है एलिवेटेड मिलेगी आपको, और यहाँ भी जो वैल्यू दी गई है पीएच की वो 7.45 है, यानी कि बॉडी की जो पीएच थी वो 7.4 से ज़्यादा थी, लेकिन बॉडी के द्वारा इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कंपनसेशन किया गया, कंपनसेटरी मैकेनिज्म का उपयोग किया गया, और इस वजह से हमारे बॉडी की जो पीएच है अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल यानी 7.45 तक आ गई। अब ये कंपनसेशन किसके द्वारा किया गया इसे भी देख लेते हैं। Therefore, the values identified in the question indicate a respiratory alkalosis that is compensated by the kidney through the renal excretion of bicarbonate. Because the pH has returned to a normal value, compensation has occurred. अब हमारे बॉडी के अंदर जो ये पीएच या फिर जो एसिडोसिस एल्कलोसिस इम्बैलेंस हो रहा था उसे मेंटेन करने के लिए हमारी किडनी ने क्या किया, बाइकार्बोनेट को एक्सक्रीट करना शुरू कर दिया। किडनी ने बाइकार्बोनेट आयन को बॉडी से बाहर करना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से जो बढ़ी हुई पीएच थी वो नॉर्मल होने लगी, और ऐसा होने से हमारी बॉडी में जो पीएच का लेवल है मेंटेन होने लग गया। Question number 2. In which condition the umbilical cord is attached to the margins of placenta? निम्न में से किस कंडीशन में हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के एक छोर पर अटैच्ड रहती है? ऑप्शन ए बैटलडोर प्लेसेंटा में, ऑप्शन बी सर्कमवेलेट प्लेसेंटा में, ऑप्शन सी प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया में, या फिर ऑप्शन डी वेलामेंटस प्लेसेंटा कंडीशन में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। बैटलडोर प्लेसेंटा कंडीशन के अंदर हमारी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो प्लेसेंटा के मार्जिन्स पर अटैच्ड रहती है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा प्लेसेंटा है और ये हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है। ये इसके मार्जिन पर यहाँ से अटैच्ड है। अब इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, देखने में ये आपको एक बैडमिंटन के रैकेट की तरह लग रही होगी। इसे मैं दोबारा से बना देता हूँ। ये हमारा प्लेसेंटा है, ये हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये देखने में जो बैडमिंटन का रैकेट होता है, चिड़ी बल्ला खेल में जो बैट आप इस्तेमाल करते हैं उसकी तरह दिखने में दिखाई दे रही है। इसी सिचुएशन को हम बैटलडोर प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। बैटलडोर शब्द का मतलब ही होता है
चिड़ी बल्ला खेल में उपयोग किए जाने वाला रैकेट जो कि कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर वाला होता है। आई होप अब ये बात आपको हमेशा याद रहेगी कि यदि हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के मार्जिन्स पर अटैच्ड हो तो ऐसी कंडीशन को हम बैटलडोर प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें कितनी आर्टरीज कितनी वेन्स होती हैं, तो आपको बताना है इट हैव 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। क्वेश्चन नंबर 3, blank space is considered mood disorder which include the occurrence of depressive episode and one or more related mood episodes। निम्न में से कौन सी कंडीशन मूड डिसऑर्डर की तरह मानी जाती है और उसमें डिप्रेसिव एपिसोड्स पाए जाते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, bipolar disorder। Bipolar disorder is considered as mood disorder which include the occurrence of depressive episodes and one or more mood related episodes। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये पीडीएफ आपको कल अवेलेबल होगी। आज ये वीडियो पब्लिश होगा और कल आप इसकी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ पेन असेसमेंट? निम्न में से कौन सा पेन असेसमेंट का इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट कंपोनेंट माना जाता है? ऑप्शन ए कॉज, ऑप्शन बी इंटेंसिटी, ऑप्शन सी इफेक्ट या फिर ऑप्शन डी कॉजिंग फैक्टर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब कभी भी आप किसी पर्सन के अंदर पेन का असेसमेंट करते हैं, उससे पूछते हैं क्या उसे दर्द है या नहीं, तब मेनली आप ये जानना चाहते हैं कि पर्सन में पेन की इंटेंसिटी कितनी है, यानी पेन की तीव्रता कितनी है, कितना पर्सन को पेन हो रहा है, पेन माइल्ड है, मॉडरेट है या फिर सीवियर है। तो हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी आप पेन का असेसमेंट करेंगे तो इसका मेन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट जो है वो इंटेंसिटी को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ड्यूडेनल हार्मोन। ड्यूडेनल हार्मोन कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन ए गैस्ट्रिन, ऑप्शन बी एसिड पेप्सिन, ऑप्शन सी कोलेसिस्टोकाइनिन या फिर ऑप्शन डी गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड। The right answer of this question is option C, cholecystokinin is a duodenal hormone। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम पार्ट हमारे स्टमक से जेजुनम को कनेक्ट करता है और इसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेस्ट कैंसर कॉमन इन वुमेन ऑफ। निम्न में से किन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर पाए जाने की संभावना सर्वाधिक है या सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ऑप्शन ए लैक्टेटिंग अनमैरिड वुमेन, ऑप्शन बी नॉन लैक्टेटिंग अनमैरिड वुमेन, ऑप्शन सी नॉन लैक्टेटिंग मैरिड वुमेन या फिर लैक्टेटिंग मैरिड वुमेन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऐसी महिलाएं जो कि नॉन लैक्टेटिंग यानी बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, अनमैरिड हैं, ऐसी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। पूरे विश्व में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा फीमेल्स में पाया जाने वाला कैंसर है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर सर्वाइकल कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
लंबर पंक्चर और स्पाइनल टेप इज डन इन बिटवीन वर्टिब्रे। निम्न में से किस वर्टिब्रे के बीच में हम लंबर पंक्चर या स्पाइनल टेप प्रोसीजर करते हैं? लंबर पंक्चर जो प्रोसीजर होता है उसका मेन मकसद होता है CSF सैंपल को लेना। आपके ऑप्शंस हैं बिटवीन L2 L3 वर्टिब्रे, बिटवीन L3 L4 वर्टिब्रे, बिटवीन L2 एंड L1 वर्टिब्रे और बिटवीन L4 to L5 वर्टिब्रे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। L4 L5 के बीच आपको लंबर पंक्चर करना चाहिए। मोस्टली एग्जाम के अंदर आपको वैल्यू दी जाती है बिटवीन L3 L5। यहाँ पर इसने और स्पेसिफिकली पूछा है तो आपको जवाब देना है L4 से L5 के बीच में हम लंबर पंक्चर या स्पाइनल टिप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया इज नोन एज। यदि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में या स्थान पर कोई डिजीज या इन्फेक्शन हमेशा मौजूद रहे, लगातार पाया जाता हो, तो ऐसे डिजीज या इन्फेक्शन को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए पेंडेमिक, ऑप्शन बी स्पोरेडिक, ऑप्शन सी एपिडेमिक या फिर ऑप्शन डी एंडेमिक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी एंडेमिक। यदि कोई डिजीज या इन्फेक्शन हमेशा किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पाया जाता है तो आप उसे एंडेमिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुस्लिम स्पेयर पोजीशन इज यूज्ड इन सर्जरी। ऑप्शन ए लैमिनेक्टोमी, ऑप्शन बी लेप्रोटोमी, ऑप्शन सी लैरिंजेक्टोमी या फिर ऑप्शन डी लेप्रोटोमी। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए लैमिनेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा वर्कर्स परफॉर्मेंस इज मॉनिटर्ड थ्रू। यदि किसी एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी आशा वर्कर की परफॉर्मेंस को आपको जांचना है तो निम्न में से आप किस पैरामीटर का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए नंबर ऑफ डिलीवरीज अटेंडेड, ऑप्शन बी नंबर ऑफ विजिट्स, ऑप्शन सी रिड्यूस इन इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट या फिर नंबर ऑफ ट्रेनिंग आवर्स अटेंडेड। CHO एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। यदि हमें किसी आशा का परफॉर्मेंस चेक करना है तो हम उसकी नंबर ऑफ विजिट्स को चेक करेंगे कि उस आशा वर्कर ने कितनी विजिट्स की हैं। और आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये एक विलेज लेवल की वर्कर मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11। द टर्म मेनिंगोसील मीन्स। मेनिंगोसील कंडीशन में आपको निम्न में से क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए द meninges protruding out through the spinal cord, ऑप्शन बी spinal cord and cord membranes protrude out, ऑप्शन सी spinal cord protrudes या फिर ऑप्शन डी CSF collected in cyst। The right answer of this question is option A। यदि हमारी meninges स्पाइनल कैनाल से बाहर निकल जाएं, प्रोट्यूड कर जाएं, तो ऐसी सिचुएशन को हम मेनिंगोसील कहेंगे। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को 3 मेनिंजियल लेयर्स कवर करके रखती हैं, जो कि सबसे बाहरी ड्यूरा मैटर, उसके बाद एरेक्नॉइड मैटर और सबसे अंदर वाली पाइया मैटर होती है।
यदि ये तीनों लेयर्स स्पाइनल कॉर्ड रीजन से बाहर की तरफ प्रोट्यूड हो जाएं, बाहर की तरफ आ जाएं, तो इसे हम मेनिंगोसील कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, while performing an admission assessment on 2 years old child who has been diagnosed with nephrotic syndrome, you notice which most common characteristic is associated with this syndrome। एक 2 साल का बच्चा जिसका आप असेसमेंट कर रहे हैं उसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम नामक डिजीज है, तो इस बच्चे में आप निम्न में से कौन सी फाइंडिंग की मौजूदगी का अंदाजा लगाएंगे या पाएंगे। ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी जनरलाइज्ड एडिमा, ऑप्शन सी इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन डी फ्रैंक ब्राइट ब्लड इन यूरिन। Important. The right answer of this question is option B। ऐसे पर्सन के अंदर हम मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो पाएंगे वो होगा जनरलाइज्ड एडिमा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के उस बच्चे का असेसमेंट करने पर हम पाएंगे कि उस बच्चे की पूरी बॉडी पर, कंप्लीट बॉडी पर एडिमा है, सूजन मौजूद है। आइए इसका रैशनल जान लेते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, a kidney disorder that causes the body to excrete too much protein in urine। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी डिसऑर्डर है, पहली बात, that causes body to excrete too much protein in water, और इस कंडीशन में हमारे शरीर से जो प्रोटीन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होगा। I hope you understand what is nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome is a kidney disorder. In this, excess amount of protein excreted from the body from the urine। अब nephrotic syndrome is often caused by damage to small blood vessels in kidneys that filter waste and excess water from blood। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है वो हमारी किडनी में मौजूद स्मॉल ब्लड वेसल्स के डैमेज होने के कारण होता है, और इन ब्लड वेसल्स का काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सेस वाटर को ब्लड से निकालना। सिंपल सी बात कहें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी किडनी के अंदर पाए जाने वाले नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाते हैं, और ये नेफ्रॉन डैमेज होते हैं तो इसकी वजह से इनका फंक्शन अल्टर हो जाता है, और इनके फंक्शन अल्टर होने की वजह से हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकलने लगता है। अब जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि उस बच्चे में जनरलाइज्ड एडिमा मोस्ट कॉमनली देखी गई, इसका भी कारण आपको बता देते हैं। यदि हमारे बॉडी के अंदर से एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन बाहर निकलेगा, तो आपने एक नाम सुना होगा, हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन। ये भी तो हमारे शरीर से बाहर जाएगा, और एल्ब्यूमिन का सबसे बड़ा काम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, और हमारा यदि ऑस्मोटिक प्रेशर गड़बड़ हो जाएगा तो हमारी बॉडी के अंदर एडिमा आएगी। जो पर्सन्स हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम करते हैं उन्हें पता होगा, एसाइटिस के पेशेंट या जनरल एडिमा के पेशेंट जिनमें एल्ब्यूमिन का लेवल कम होता है उनमें एल्ब्यूमिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इसे बहुत सावधानी से लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 13, एन ओपनिंग इन बोन थ्रू विच ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड लिगामेंट पासेस इज कॉल्ड। हमारे बोन्स में पाए जाने वाली एक ओपनिंग जिसके द्वारा बोन से ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिगामेंट्स बाहर निकलते हैं, क्या कहलाती है। ऑप्शन ए फॉसे, ऑप्शन बी सल्कस, ऑप्शन सी एंट्रम, ऑप्शन डी फोरामेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी फोरामेन।
बोन में पाया जाने वाला स्मॉल स्पेस या ओपनिंग जिसके द्वारा ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिगामेंट बोन से बाहर आते हों, फोरामिन कहलाते हैं। Question number 14. The client has nephrolithotomy for removal of renal stone. He returns to his room with a right nephrostomy tube after surgery. A priority nursing action is to. हमारे पास एक पेशेंट है, क्लाइंट है, जिसमें किडनी स्टोन या रीनल स्टोन मौजूद है। उस पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए उसमें नेफ्रोलिथोटॉमी की गई और जब वो पर्सन ऑपरेशन थिएटर से वापस वार्ड में या रूम में आया तो हमने देखा कि उसके अंदर राइट नेफ्रोस्टोमी ट्यूब लगी हुई है। इस सिचुएशन में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, इट इरिगेट द ट्यूब विथ 30 cc नॉर्मल सलाइन QID, या फिर ऑप्शन बी, क्लैम्प द ट्यूब इफ ड्रेनेज इज एक्सेसिव, ऑप्शन सी, एडवांस द ट्यूब हाफ इंच एवरी 8 hourly, या फिर एंश्योर दैट द ट्यूब इज ड्रेनिंग फ्रीली। The right answer of this question is option D. यहाँ पर हमें एंश्योर करना होगा कि इस ट्यूब से प्रॉपर ड्रेनेज हो रहा हो। नेफ्रोस्टोमी ट्यूब से ड्रेनेज यदि प्रॉपर नहीं होगा तो पर्सन को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। Failure of the tube to drain briefly can result in pain, trauma, wound adhesion and infection. पर्सन में सर्जरी के बाद जो ट्यूब डाली गई है उससे यदि प्रॉपरली फ्लूइड बाहर नहीं आएगा, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगा, वेस्ट बाहर नहीं आएगा तो पर्सन को पेन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, उसके वुंड डहेशन यानी घाव फट सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो हमारा प्रायोरिटी एक्शन रहेगा कि जो ट्यूब है उससे प्रॉपर ड्रेनेज होता रहे। परक्यूटेनियस लिथोटॉमी इज अ minimally invasive procedure to remove stones from the kidney by small puncture wound through the skin. Percutaneous नेफ्रोलिथोटॉमी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम किडनी से स्टोन्स को निकाल सकते हैं और इसके लिए हमारी जो स्किन है, किडनी के पास वाली स्किन से स्मॉल पंक्चर यानी छोटा सा घाव या छेद बनाया जाता है। इट इज़ मोर सुटेबल टू रिमूव स्टोन्स फ्रॉम मोर देन 2 centimeter in size and which is present near the pelvic region. परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी प्रोसीजर के द्वारा हम पेल्विक रीजन के पास स्थित 2 सेंटीमीटर साइज से बड़े स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं। इट यूजुअली डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया। और परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी प्रोसीजर के लिए हम जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड हेल्थ डे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 7 अप्रैल को, ऑप्शन सी 8 मार्च को, या फिर 31 मई को। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन WHO का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 इम्पॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? CHO एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नॉन सर्जिकल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का? ऑप्शन ए वैसेक्टोमी, ऑप्शन बी ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी कॉपर टी, या फिर ऑप्शन डी ट्यूबल लाइगेशन। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी कॉपर टी।
कॉपर टी एक नॉन सर्जिकल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का। आइए इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। वैसेक्टोमी इज अ सर्जिकल प्रोसीजर of male sterilization or permanent contraception. During the procedure, male vasa differentia are cut and tied or sealed so as to prevent sperm from entering into the urethra and thereby prevent fertilization of a female through sexual intercourse. यहाँ पर बताया गया है कि वैसेक्टोमी जो है एक मेल स्टरलाइजेशन या परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड है। वैसेक्टोमी मेल स्टरलाइजेशन का मेथड है और इस मेथड में हम मेल्स की वासा डिफरेंशिया को कट कर देते हैं या फिर टाइड कर देते हैं, जिससे कि जो स्पर्म है वो यूरिथ्रा में ना आ पाए, और यूरिथ्रा में स्पर्म नहीं होगा तो आफ्टर इंटरकोर्स जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल में नहीं जाएंगे और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट टर्म आती है ट्यूबेक्टोमी। इट इज़ अ परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन एंड स्टरलाइजेशन मेथड इन वुमेन। याद रखिएगा, वैसेक्टोमी जो था वो तो मेल्स के लिए था और ट्यूबेक्टोमी जो है वो फीमेल्स के लिए है। दोनों ही परमानेंट मेथड ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन या स्टरलाइजेशन है। इसमें क्या होता है, इट इज़ अ मेजर सर्जरी इन विच फैलोपियन ट्यूब्स आर ब्लॉक्ड और कट सो दैट द एग अनेबल टू ट्रेवल फ्रॉम ओवरीज टू यूट्रस, देयर बाय एलिमिनेटिंग द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उसे कट कर देते हैं या फिर ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ओवरीज से एग जो है आगे यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता, यहीं रुक जाता है और प्रेगनेंसी के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर फॉर फीमेल स्टरलाइजेशन इन विच फैलोपियन ट्यूब आर परमानेंटली ब्लॉक्ड और रिमूव्ड। ट्यूबल लाइगेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो फैलोपियन ट्यूब्स हैं उनको परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं या फिर रिमूव कर दिया जाता है। ये भी फीमेल स्टरलाइजेशन का एक मेथड है। दिस प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स बाय स्पर्म एंड दस द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। ट्यूबल लाइगेशन कंसिडर्ड अ परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। कुल मिला के बात सिंपल यही है कि परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन है ट्यूबल लाइगेशन फॉर फीमेल्स। इसमें हम परमानेंटली जो फैलोपियन ट्यूब है उसे ब्लॉक कर देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं। आइए कॉपर टी के बारे में भी जान लेते हैं। द कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस और कॉपर टी इज़ अ टी शेप्ड प्लास्टिक एंड कॉपर डिवाइस। कॉपर टी जो है वो टी आकार की कॉपर और प्लास्टिक से मिली बनी डिवाइस होती है। द कॉपर आईयूडी constantly release small amount of copper into the uterus। कॉपर टी में जो डिवाइस या कॉपर टी जो इस्तेमाल की जाती है इसमें कॉपर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है और इसके द्वारा थोड़ी थोड़ी मात्रा में कॉपर का रिसाव फीमेल के यूट्रस में किया जाता है और जैसे ही जो स्पर्म है यहाँ आता है इसके प्रभाव से निष्क्रिय हो जाता है और चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी डिक्रीज हो जाते हैं। द कॉपर आईयूडी कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इंस्टेड ऑफ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मॉर्निंग आफ्टर पिल। कॉपर आईयूडी को कॉपर टी को हम एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के दौरान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की जगह पर। क्वेश्चन नंबर 17। ओम्फेलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ ए न्यूबॉर्न चिल्ड्रन। ओम्फेलाइटिस निम्न में से न्यूबॉर्न चिल्ड्रन में पाए जाने वाले कौन से पार्ट का इन्फेक्शन है? ऑप्शन ए अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन बी आईज, ऑप्शन सी फेरिंग्स, ऑप्शन डी ईयर्स। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए अम्बिलिकल कॉर्ड।
यदि न्यूबॉर्न बेबीज़ के अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड वाले पार्ट में इन्फेक्शन हो जाए तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे ओम्फेलाइटिस। ओम्फेलाइटिस, ओम्फेलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 18, excessive breastfeeding can be contraception method for a period of, सॉरी, एक्सक्लूसिव यानी केवल, यदि किसी फीमेल के द्वारा बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है तो इस ब्रेस्ट फीडिंग के कारण कितने समय तक उस वुमेन के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन रहेगा। ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 9 मंथ्स। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी फॉर 6 मंथ्स। यदि कोई फीमेल बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो उसमें 6 मंथ्स के लिए कॉन्ट्रासेप्शन रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियसली पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19, मम्स इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स। मम्स डिजीज में कौन सा पार्ट प्रभावित होता है। ऑप्शन ए पैरोटिड ग्लैंड, ऑप्शन बी टंग, ऑप्शन सी सलाइवरी ग्लैंड, ऑप्शन डी थायराइड ग्लैंड। इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बट आई होप आप बिल्कुल आंसर पर पहुंच गए होंगे। CHO एग्ज़ाम के लिए मम्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पैराटाइड ग्लैंड। मम्स डिजीज़ कंडीशन में आपकी पैराटाइड ग्लैंड सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है या मुख्यतः प्रभावित होती है। पैराटाइड ग्लैंड भी एक प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड है। हमारे बॉडी में टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। पैराटाइड इनमें सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, कैपेट सक्सीडेनम क्या है। ऑप्शन ए इट इज़ अ हेमरेज, ऑप्शन बी इट इज़ अ स्वेलिंग ऑन द फेस ऑफ बेबी, ऑप्शन सी स्वेलिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर स्कैल्प, या फिर ऑप्शन डी अकर्स ड्यूरिंग वैक्यूम डिलीवरी। कैपेट सक्सीडेनम क्या है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द स्वेलिंग ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्कैल्प। बच्चे के सर पर यानी स्कैल्प वाले रीजन में यदि सूजन आ जाए ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फ्लूइड तो ऐसी कंडीशन को आप कहेंगे कैपेट सक्सीडेनम। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी दिया हुआ है, आप चाहें तो हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज एम्फाइमा। एम्फाइमा का मतलब क्या है। ऑप्शन ए कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, ऑप्शन बी कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, ऑप्शन सी कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी, ऑप्शन डी न्यू ग्रोथ इन लंग्स। The right answer of this question is option C. यदि पर्सन की प्लूरल कैविटी के अंदर पस कलेक्ट हो जाए, पस बन जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम पाइमा, एम्फाइमा कहेंगे। एम्फाइमा। आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। द प्लूरल कैविटी इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस दैट सराउंड्स द लंग्स। हमारे जो फेफड़े होते हैं उन फेफड़ों के चारों ओर एक लेयर पाई जाती है। हालांकि ये लेयर काफ़ी बड़ी बना दी है मैंने, लेकिन आप इसे समझने के हिसाब से देखिएगा। हमारे फेफड़ों के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। इस आवरण को हम प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं और इस लंग्स और इस प्लूरल कैविटी के बीच में स्पेस पाया जाता है और इस स्पेस के अंदर फ्लूइड पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन द थोरैक्स सेपरेटिंग द लंग्स फ्रॉम सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स लाइक थोरैसिक केज, इंटरकोस्टल स्पेस, मीडियास्टिनम एंड डायफ्राम। अब ये जो प्लूरल कैविटी है ये हमारे
फेफड़ों को थोरैक्स रीजन में पाए जाने वाली दूसरी स्ट्रक्चर से अलग करती है, जैसे इंटरकोस्टल स्पेस से, मीडियास्टिनम से और डायफ्राम से। प्लूरल कैविटी इज बाउंडेड बाय अ डबल लेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। प्लूरल कैविटी प्लूरा के द्वारा बाउंडेड यानी घेरे रहती है। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रू रिब्स आर ऑप्शन ए 7th rib, 8th rib, 10th rib, 12th rib। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए। हमारे शरीर में जो शुरुआत की 7 जोड़ी पसलियां हैं उन्हें हम ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, द प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ सेलेक्टिव एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑप्शन ए इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी इनहिबिट न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ऑप्शन डी इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस और ऑप्शन डी मेटाबॉलिक एंटागोनिज्म। हमारे बॉडी के अंदर जो पेनिसिलिन ड्रग है, फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग जो है पेनिसिलिन थी, ये पेनिसिलिन किस प्रकार से अपना काम करती है आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस। पेनिसिलिन जो सॉल्ट है या पेनिसिलिन जो ड्रग है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया के ऊपर पाए जाने वाली सेल वॉल है। तो अब ये पेनिसिलिन जो ड्रग होगी ये क्या करेगी, इस बैक्टीरिया में जाके इसकी जो सेल वॉल वाला एरिया है इसमें अटैच हो जाएगी और इस बैक्टीरिया की सेल वॉल के सिंथेसिस प्रोसेस को रोक देगी। इसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, बैक्टीरिया सप्रेस्ड हो जाएगा, डेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एन इन्फेंट ऑफ अ मदर infected with human immunodeficiency virus is seen in the clinic each month and is being monitored for symptoms of HIV infection। एक महिला जो कि HIV पॉजिटिव है, उसके इन्फेंट को हम प्रति माह चेक करते हैं और ये देखते हैं कि क्या उसमें भी HIV इन्फेक्शन के सिम्टम्स मौजूद हैं या नहीं। विथ नॉलेज ऑफ द मोस्ट कॉमन opportunistic infection of children infected with HIV, the nurse assess the infant for which sign। इस बच्चे में मोस्ट कॉमन opportunistic infection कौन सा होगा या उस मोस्ट कॉमन opportunistic infection का निम्न में से कौन सा साइन बच्चे में देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए कफ, ऑप्शन बी लीवर फेलियर, ऑप्शन सी वाटरी स्टूल या फिर ऑप्शन डी नकल रिजिडिटी। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ऐसा इन्फेक्शन जो कि मौके का फायदा उठाकर किसी को बीमार करे, अपॉर्चुनिटी पर आने वाला इन्फेक्शन। HIV डिजीज़ में क्या होता है, HIV एड्स के अंदर क्या होता है, पर्सन की जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो प्रॉपर अपना काम नहीं करता और इस वजह से पर्सन में दूसरे इन्फेक्शंस होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस समय इन्फेंट्स में या छोटे बच्चों में, चाइल्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन है वो कौन सा पाया जाएगा, उसका साइन कौन सा होगा, ये आपको बताना है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कफ। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं जहां से आप बेटर इस चीज को समझ पाएंगे। Acquired immunodeficiency syndrome is a disorder caused by HIV and characterized by generalized dysfunction of immune system। HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यून वायरस के द्वारा एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम डिजीज कॉज किया जाता है और इस डिजीज के अंदर हमारा या पर्सन का जो कि HIV से ग्रसित है, इम्यून सिस्टम डिप्रेस्ड हो जाता है, ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। मोस्ट कॉमन opportunistic infection of children
infected with HIV is pneumocystic gyrovecki pneumonia, which occurs most frequently between the age 3 to 6 months when HIV status is being indeterminate. HIV से ग्रसित इन्फेंट्स में सबसे ज़्यादा होने वाला ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है न्यूमोसिस्टिस जीरोवेकी न्यूमोनिया। आप इसे इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि इन्फेंट्स में, ऐसे इन्फेंट्स जो कि HIV से ग्रसित हैं, उनमें मोस्ट कॉमन ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सा पाया जाता है? तो आप कहेंगे न्यूमोसिस्टिक जीरोवेकी न्यूमोनिया। और 3 से 6 महीने की एज पर ये मोस्टली देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय जो HIV का स्टेटस होता है इन बच्चों में इनडिटर्मिनेटेड होता है। कफ इज़ अ कॉमन साइन ऑफ दिस ऑपर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यूमोसिस्टिक जीरोवेकी निमोनिया डिजीज़ को कॉज करता है, बच्चे के फेफड़ों को प्रभावित करता है, और इस सिचुएशन में बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा जो साइन देखने को मिलेगा वो होगा कफिंग यानी खांसी आना। क्वेश्चन नंबर 25, द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर्स इज बिटवीन। हमारे कानों के द्वारा सुनने योग्य सही साउंड फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑप्शन ए 20 से 20,000 हर्टेज, ऑप्शन बी 50 से 500 हर्टेज, ऑप्शन सी 200 से 2000 हर्टेज, या फिर ऑप्शन डी 20 से 2000 हर्टेज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 20 to 20,000 hertz. Audible range of human ears between 20 to 20,000 hertz. Question number 26. Antidote of warfarin. warfarin का एंटीडोट बताना है आपको। ऑप्शन ए हिपेरिन, ऑप्शन बी विटामिन के। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लिए आपको 2 ही ऑप्शन दिए जाएंगे। वॉरफेरिन का एंटीडोट है, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी विटामिन के। विटामिन के को हम वॉरफेरिन का एंटीडोट के रूप में जानते हैं। और हिपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है, इसका एंटीडोट होता है प्रोटामीन सल्फेट। इससे तो आप वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और क्लिनिकल सेटिंग्स में भी ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 27, पर्नीशियस एनीमिया इज़ कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ एनीमिया कॉज्ड बाय लैक ऑफ। पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन B12 की कमी से, ऑप्शन बी फॉलिक एसिड की कमी से, ऑप्शन सी आयरन की कमी से, या फिर ऑप्शन डी कैल्शियम की कमी से। इम्पॉर्टेंट फॉर ESIC 2021 एग्जाम। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होने वाला डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 28, सूचर लाइन बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स। हमारी दोनों पैराइटल बोन्स के बीच पाए जाने वाला सूचर कौन सा है? ऑप्शन ए कोरोनल सूचर, ऑप्शन बी लैम्डॉइड सूचर, ऑप्शन सी फ्रंटल सूचर, ऑप्शन डी सेजाइटल सूचर। मान लीजिए हमारा स्कल पार्ट है, ये हमारी दोनों पैराइटल बोन्स है, इनके बीच में जो सूचर यहाँ पाया जाएगा इसका आपको नाम बताना है। The right answer of this question is option D sagittal suture। दोनों पैराइटल बोन्स के बीच में पाया जाने वाला सूचर है sagittal suture। पैराइटल बोन्स के बीच पाया जाने वाला सूचर है sagittal suture। क्वेश्चन नंबर 29, is a most common agent responsible for infantile diarrhea। इन्फेंट्स में डायरिया कॉज करने वाला मोस्ट कॉमन एजेंट कौन सा है?
ऑप्शन ए रोटावायरस, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकाई, ऑप्शन सी ई कोलाई, ऑप्शन डी एंटमोइबा हिस्टोलाइटिका। The right answer of this question is option A रोटावायरस। इन्फेंट्स में यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों में डायरिया कॉज करने वाला सबसे कॉमन एजेंट है रोटावायरस, और इसके अगेंस्ट बच्चों में रोटा वैक्सीन्स भी लगाए जाते हैं। और इसकी जो इसमें जो ऑप्शन बताया गया है सी ऑप्शन ई कोलाई, ये आपके मोस्ट कॉमन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कॉज है, ई कोलाई। क्वेश्चन नंबर 30, साल्क वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। साल्क वैक्सीन से हम किस रोग की रोकथाम कर सकते हैं? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी मम्स, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी रेबीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer of this question is option C polio। साल्क और सैबिन ये दोनों वैक्सीन्स पोलियो के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इम्यूनिटी इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग इन डिजीज। किस डिजीज के अंदर इम्यूनिटी लंबे समय तक प्रभावी नहीं होती है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन सी वुपिंग कफ, ऑप्शन डी मम्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी इन्फ्लुएंजा। Immunity is not long lasting against the influenza disease condition। Question number 32, Brayton's traction is indicated in। निम्न में से कौन सी कंडीशन में या यूं कहें कौन से फ्रैक्चर में आप ब्रेयन ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए फ्रैक्चर ऑफ फीमर, ऑप्शन बी फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, ऑप्शन बी स्पाइनल फ्रैक्चर, ऑप्शन डी फ्रैक्चर ऑफ रेडियस। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फॉर नॉरसेट, इंपॉर्टेंट फॉर नॉरसेट एग्जाम। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रैक्चर ऑफ फीमर। यदि किसी पर्सन की फीमर बोन के अंदर फ्रैक्चर हो जाए तो उसे हम ब्रेयन ट्रैक्शन इस्तेमाल करने को कहेंगे या डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा। फीमर हमारे शरीर की सबसे लंबी मजबूत हड्डी होती है। इसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 33, सीजोफ्रेनिया कम्स अंडर फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। सीजोफ्रेनिया डिजीज निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए साइकोटिक डिजीज, ऑप्शन बी डिस्थाइमिक डिजीज, ऑप्शन सी साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर, ऑप्शन डी डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इंपॉर्टेंट, सीजोफ्रेनिया इंपॉर्टेंट फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए psychotic disorder, schizophrenia comes under psychotic disorder condition। Question number 34, fluid overload in patient causes। यदि किसी पर्सन के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो जाए तो उसमें निम्न में से कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? ऑप्शन ए एंजियोएडिमा, ऑप्शन बी पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन सी सेरिब्रल एडिमा या फिर ऑप्शन डी एनासार्का। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी पल्मोनरी एडिमा। यदि पर्सन के अंदर फ्लूइड ओवरलोड वाली कंडीशन आई है तो पर्सन का जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो काफ़ी प्रभावित होगा। यहाँ पर प्लूरल एडिमा हो जाएगी, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन अराउंड द लंग्स होगा और ये पर्सन के लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 35, इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर अम्बिलिकल कॉर्ड।
अम्बिलिकल कॉर्ड को निम्न में से हम किस और नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए ओम्फेलॉन, ऑप्शन बी एमनियन, ऑप्शन सी कॉरियन या फिर ऑप्शन डी फ्यूनिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी फ्यूनिस। अम्बिलिकल कॉर्ड को हम फ्यूनिस नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 36 is a term used to slower heart rate in adult usually less than 60 beats per minute। यदि किसी पर्सन के अंदर हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम हो जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए टेकिकार्डिया, ऑप्शन बी अरिथमिया, ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया, ऑप्शन डी मीजोकार्डिया। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हार्ट रेट यदि 60 से कम हो तो आप कहेंगे ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट यदि 100 से ज़्यादा हो तो आप कहेंगे टैकीकार्डिया। सो आंसर सी इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 37 द क्लाइंट हैज़ डेवलप्ड एट्रियल फिब्रिलेशन with a ventricular rate of 150 beats per minute. The nurse should assess the client for associated sign and symptoms। एक क्लाइंट जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन से ग्रसित है उसमें वेंट्रिकुलर रेट 150 बीट्स पर मिनट आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में नर्स के द्वारा निम्न में से कौन से साइन की मौजूदगी इस पर्सन में देखी जा सकती है? ऑप्शन ए फ्लैट नेक वेन्स, ऑप्शन बी नोजिया एंड वॉमिटिंग, ऑप्शन सी हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन एंड हेडेक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। द क्लाइंट विथ अनकंट्रोल्ड एट्रियल फिब्रिलेशन with a ventricular rate more than 100 beats per minute is at risk of low cardiac output because of lost atrial kick। ऐसे पर्सन, देखिए सिंपल सी बात है, एट्रियल फिब्रिलेशन क्या है? हार्ट के जो एट्रिया वाला पार्ट है, एट्रियम्स हैं दोनों, उनका फड़फड़ाना फिब्रिलेशन कहलाता है। और जब ये फड़फड़ाएंगे, बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से इनके द्वारा जितना फोर्स हार्ट के ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजने में होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, और इस वजह से क्या होगा, पर्सन का जो कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाएगा। एट्रियल फिब्रिलेशन में जो हार्ट के एट्रियाज हैं, दोनों एट्रियम हैं, वो पूरी ताकत से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिब्रिलेशन के दौरान हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन ना होने के कारण हार्ट आगे वेंट्रिकल्स को प्रॉपर ब्लड नहीं भेज पाएगा, जिससे पर्सन में लो कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। द नर्स असेस द क्लाइंट फॉर पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, हाइपोटेंशन, पल्स डेफिसिट, फैटिग, वीकनेस, डिजीनेस, सिनकॉप, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिस्टेंडेड नेक वेन्स। ऑप्शन में बताया गया था फ्लैट नेक वेन्स। यहाँ पर फ्लूइड का प्रॉपर आगे ना पहुँचने के कारण फ्लैट नेक वेन्स ना होकर डिस्टेंडेड नेक वेन्स आएंगी, और नर्स के द्वारा इस कंडीशन में पाल्पिटेशन यानी हार्ट का बहुत ज़्यादा तेज़ी से बीट करना, चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, हाइपोटेंशन, पल्स डेफिसिट, फैटिग, वीकनेस, डिजीनेस यानी चक्कर आना, सिनकॉप यानी बेहोशी, डिस्पनिया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ आदि चीज़ों को देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 बेड सोर इज कॉज्ड बाय लोकलाइज्ड। बेड सोर का निम्न में से क्या कारण होता है? ऑप्शन ए इस्चीमिया, ऑप्शन बी कॉन्ट्यूशन, ऑप्शन सी एक्सेसिव हीट, ऑप्शन डी फ्रिक्शन।
The right answer of this question is option A, ischemia. इश्चीमिया का मतलब है जब पेशेंट लंबे समय से बेड पर एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है तो उसके जो बॉडी पार्ट्स कंटिन्यूअसली बेड के टच में है वहाँ पर प्रेशर पड़ने के कारण उन ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई नहीं होगी प्रॉपर, और इससे वहाँ पर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली नहीं पहुँच पाएंगे और पर्सन की उस एरिया की सेल्स डेड होने लगेंगी। इसे ही हम इस्चीमिया कहते हैं। और बेड सोर का इस्चीमिया लोकलाइज्ड मेन कॉज माना जाता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, ये कुछ हद तक है लेकिन यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम बात करेंगे इस्चीमिया। क्वेश्चन नंबर 39, लेबर इज सेड टू बी प्रीसिपिटेटेड व्हेन टर्मिनेट्स इन लेस देन। लेबर या डिलीवरी को आप कब प्रीसिपिटेट यानी अल्प अवधि का कहेंगे? ऑप्शन ए, यदि ये 2 घंटे ऑनसेट के 2 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाए या फिर ऑनसेट के 3 घंटे में ही कंप्लीट हो जाए। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, यदि लेबर या डिलीवरी का प्रोसेस 3 घंटे से कम अवधि में कंप्लीट हो जाए तो इसे हम प्रीसिपिटेटेड लेबर कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, मे बी कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लेड इन बॉडी। यदि हमारे शरीर में लेड का एक्यूमुलेशन हो जाए, जमाव हो जाए, तो निम्न में से कौन सी कंडीशन होने की संभावना रहेगी? ऑप्शन ए थैलेसीमिया, ऑप्शन बी वीकनिंग ऑफ नर्व्स, ऑप्शन बी वीकनिंग ऑफ बोन्स या फिर ऑप्शन डी पैरालिसिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, यदि हमारे शरीर के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ लेड हो जाए तो इसकी वजह से हमारी जो नर्व्स हैं वो वीक हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन क्लाइंट पोजीशन यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रिंग क्लींसिंग एनिमा। यदि आपको किसी पेशेंट को क्लींसिंग एनिमा देना है तो इसके लिए आपको कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। ऑप्शन ए लिथोटॉमी, ऑप्शन बी सुपाइन, ऑप्शन सी प्रोन, ऑप्शन डी सिम्स लेफ्ट लैटरल पोजीशन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, सिम्स लेफ्ट लैटरल पोजीशन या लेफ्ट लैटरल पोजीशन एनिमा देने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। आपको कोई भी एनिमा देना हो आपको लेफ्ट लैटरल पोजीशन ही इस्तेमाल करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेस फाउंड बिटवीन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी के बीच पाए जाने वाले स्पेस को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सिरोसा, ऑप्शन बी पेराइटल, ऑप्शन सी सोलियस, ऑप्शन डी मीडियास्टीनम। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मीडियास्टाइनम। Space found between the pleural cavity known as mediastinum. Question number 43, most commonly used suture for hernia repair. हर्निया के रिपेयर हेतु सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सूचर का नाम बताना है आपको। इम्पॉर्टेंट फॉर एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम। ऑप्शन ए कैटगट, ऑप्शन बी पॉलीप्रोपाइलिन, ऑप्शन सी पॉलीगैलेक्टिन, ऑप्शन सी पॉलीग्लाइकोनेट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कैटगट। कैटगट का इस्तेमाल मुख्य रूप से हम हर्निया के रिपेयर हेतु करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वायरसेस रिक्वायर स्पेस फॉर ग्रोथ। वायरस को अपनी ग्रोथ के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है या किस पर निर्भर होते हैं? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी एनिमल, ऑप्शन सी प्लांट या फिर ऑप्शन डी लिविंग सेल्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी लिविंग सेल्स।
वायरस एक परजीवी प्राणी है, इनको जीने के लिए किसी न किसी होस्ट या लिविंग सेल की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, आपको अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल पर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन चैनल पर कंटिन्यूअसली नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इस वीडियो को देने के बाद आप चैनल को ज़रूर चेक करें। आपको ऐसी ही बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस इस चैनल पर मिलेंगी। इस चैनल पर हमने 500 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दी हैं। इस चैनल पर अप्रॉक्सीमेटली 79,000 सब्सक्राइबर्स भी हैं। सो प्लीज़ गो एंड चेक आवर चैनल। क्वेश्चन नंबर 45, कैटगट इज मेड फ्रॉम। कैटगट का निर्माण किससे होता है? इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए गट ऑफ कैट, ऑप्शन बी गट ऑफ हॉर्स, ऑप्शन सी गट ऑफ शिप, ऑप्शन डी गट ऑफ एनिमल। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी गट ऑफ शिप, यानी शिप की इंटेस्टाइन से इसका निर्माण होता है। शिप इंटेस्टाइन, गट ऑफ शिप, भेड़ की आंतों से कैटगट नामक सूचर का निर्माण होता है। और इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि हर्निया के रिपेयर हेतु सबसे ज़्यादा कैटगट का इस्तेमाल किया जाता है। Important and basic question in general ward the ratio of nurse and patient should be। जनरल वार्ड में नर्स और पेशेंट का रेशो कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 1:3, ऑप्शन बी 1:10, ऑप्शन सी 1:6, ऑप्शन डी 1:1। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 1:3, यानी 3 पेशेंट्स को संभालने के लिए एक नर्स होनी चाहिए। 1:1 रेशो होता है आईसीयू के अंदर, लेकिन आपको पता है कई बार हॉस्पिटल्स के अंदर ये रेशो भी देखने को मिल जाता है। फ्रेंड्स, 1:10 जो बात हमने अभी कही वो जस्ट फॉर फन है। नॉर्मली जनरल वार्ड का जो रेशो होता है वो 1:3 होता है। 3 पेशेंट्स को संभालने के लिए एक नर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 47, a client has been discharged to home on parenteral nutrition. With each visit, the home care nurse should assess which parameter most closely for monitoring this therapy। एक पर्सन जो कि पेरेंट्रल न्यूट्रिशन पर निर्भर है उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब नर्स होम केयर के लिए उसके घर जाती है और हर बार जाने पर क्लाइंट के अंदर कौन से पैरामीटर को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती है? ऑप्शन ए पल्स एंड वेट, ऑप्शन बी टेम्परेचर एंड वेट, ऑप्शन सी पल्स एंड बॉडी टेम्परेचर, या फिर ऑप्शन डी टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दिनों एम्स एग्जाम के अंदर पेरेंट्रल न्यूट्रिशन पीएन से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस टॉपिक पर आप जोर दीजिएगा, हो सकता है ये टॉपिक आपको 1 या 2 नंबर दिला दे। The right answer of this question is option B temperature and weight। अब ये क्यों होगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। Let's see the explanation। The client receiving parenteral nutrition, पहले तो पहली बात ये कि parenteral nutrition है क्या? पैर प्लस एंट्रल। एंट्रल का मतलब होता है ओरल रूट, यानी हमारे आंतों के थ्रू मुंह से कुछ भी खाना पीना। पैर का मतलब होता है के अलावा, यानी माउथ के अलावा किसी और रूट से पर्सन को न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। माउथ के अलावा किसी और रूट से पर्सन को न्यूट्रिशन देना पेरेंटल न्यूट्रिशन कहलाता है। अब बात करते हैं, द क्लाइंट इज रिसीविंग पेरेंटल न्यूट्रिशन एट होम should have temperature monitoring as means of detecting infection which is a potential complication of this therapy। अब इस क्लाइंट को जिसे पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है उसमें हमें टेम्परेचर को बहुत ध्यान से
देखना होगा जब भी हम इस क्लाइंट के घर जाएंगे उसे देखने के लिए, तो हमें देखना है कि कहीं पेशेंट को फीवर तो नहीं, उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज्ड तो नहीं, बिकॉज बॉडी टेम्परेचर का बड़ा होना अक्सर पर्सन के में इन्फेक्शन को शो करता है। An infection also could result in sepsis because the catheter is in blood vessel। अब यहाँ पर पर्सन को पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, यानी उसके बॉडी में कैथेटर कनेक्टेड है, तो कैथेटर कनेक्ट होने के कारण उसकी बॉडी में कहीं किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं और इस इन्फेक्शन से कहीं सेप्सिस तो नहीं डेवलप हो रहा है। इस चीज़ को मॉनिटर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द क्लाइंट्स वेट is monitored as a measure of effectiveness of nutritional therapy to detect hypervolemia। पर्सन में टेम्परेचर के अलावा वेट को मॉनिटर करना, उसके वजन को मापना भी आवश्यक है, बिकॉज पेरेंटल न्यूट्रिशन के दौरान कई बार क्या होता है, पर्सन को ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड दे दिया जाता है या फिर उसकी बॉडी उस फ्लूइड को टेकल नहीं कर पाती, उसमें हाइपरवॉलीमिया कंडीशन डेवलप होने लगती है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए हम उसका वेट करेंगे। पर्सन का वेट जो है हमें, अगर सिचुएशन ज़्यादा अगर पेरेंटल न्यूट्रिशन वाली है तो रेगुलर वेट हमें करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, द नर्स इज प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शंस टू अ प्रेग्नेंट क्लाइंट हु इज शेड्यूल्ड फॉर एमनियोसेंटेसिस। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स प्रोवाइड। एक प्रेग्नेंट वुमेन जिसमें एमनियोसेंटेसिस टेस्ट होने वाला है, उसे नर्स के द्वारा कौन से इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे। ऑप्शन ए, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट इज रिक्वायर्ड आफ्टर प्रोसीजर। नर्स कहेगी कि आपको प्रोसीजर के बाद स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना है, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर 24 आवर्स आफ्टर प्रोसीजर, या फिर नर्स द्वारा कहा जाएगा कि इस प्रोसीजर के बाद आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा, या फिर एन इन्फॉर्म कंसेंट नीड्स टू बी साइंड बिफोर प्रोसीजर, या फिर इस प्रोसीजर से पहले आपको इन्फॉर्म कंसेंट साइन करवाना है, या फिर ऑप्शन डी, फीवर इज एक्सपेक्टेड आफ्टर द प्रोसीजर बिकॉज ऑफ ट्रॉमा टू द एब्डोमेन। इस प्रोसीजर के बाद आपको बुखार आ सकता है, बिकॉज इसमें हम एब्डोमेन में ट्रॉमा, इस प्रोसीजर से आपके एब्डोमेन को ट्रॉमा होता है। चूज द राइट आंसर वाइजली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, एन इन्फॉर्म्ड कंसेंट नीड्स टू बी साइंड बिफोर प्रोसीजर। हमें प्रोसीजर करने से पहले, एमनियोसेंटेसिस करने से पहले पर्सन से इन्फॉर्म कंसेंट लेना है। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है हमें पेशेंट को सारा प्रोसीजर समझाना है, उसकी सहमति इस प्रोसीजर को करवाने की है, इसके लिए पेपर पे साइन लेना है और उसे बताना है कि इस प्रोसीजर में हम क्या करेंगे और इसके ये रिजल्ट्स हैं, हमने ये प्रोसीजर क्यों किया है, इस प्रोसीजर से क्या क्या नुकसान हो सकता है। जितने भी इन्वेजिव प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, उन सभी से पहले हमें इन्फॉर्म कंसेंट लेना ही चाहिए। बिकॉज एमनियोसेंटेसिस इज एन इन्वेजिव प्रोसीजर, इन्फॉर्म कंसेंट नीड्स टू बी ऑब्टेन्ड बिफोर प्रोसीजर। हमने इस बात को बता दिया है। आगे चलते हैं। आफ्टर द प्रोसीजर द क्लाइंट इंस्ट्रक्टेड टू रेस्ट बट may resume light activity after cramping subsides। एमनियोसेंटेसिस जिस पर्सन में किया है आपने, उसे आप ये कहें कि थोड़े समय पेशेंट आराम करे और उसके बाद जब उसके क्रैम्प्स, मरोड़े जो हैं नहीं आ रहे हैं, उससे रिलैक्स हो जाए वो, तो लाइट एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, उससे स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। The client instructed to keep the puncture site clean and to report any complications such as chills, fever, bleeding, leakage of fluid at the needle insertion site, decreased fetal movement, uterine contraction और cramping। क्लाइंट को हमें ये बताना चाहिए कि यदि पंचर साइट पर जहाँ से हमने पर्सन के एब्डोमेन में निडल इंसर्ट की है, उस साइट से यदि किसी प्रकार का फ्लूइड बाहर आए या फिर उसे फीवर है,
उसे कपकपी लगकर बुखार आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करे। Amniocentesis is a outpatient procedure and may be done in healthcare provider's office or in a special prenatal testing unit. Hospitalization is not necessary after the procedure. Amniocentesis जो प्रोसीजर है उसे हम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए पेशेंट को हॉस्पिटलाइज्ड होने की आवश्यकता नहीं है। Amniocentesis is a medical procedure used primarily in prenatal diagnosis of chromosomal abnormalities and fetal infections as well as sex determination. अब एमनियोसेंटेसिस जो प्रोसीजर है वो क्यों करवाया जाता है? एमनियोसेंटेसिस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, निडल को एब्डोमेन में डाल के एमनियोटिक फ्लूइड का सैंपल लेते हैं और इस सैंपल से हम क्रोमोसोमल, बच्चे में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं, इसका पता करते हैं, बच्चे में किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं। यहाँ तक कि इस प्रोसीजर की सहायता से हम सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लड़का है या लड़की इसका भी पता कर सकते हैं। इन दिस प्रोसीजर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड with contain fetal tissue is sampled from the amniotic sac surrounding the developing fetus. इस प्रोसीजर में हम एमनियोटिक फ्लूइड के साथ साथ बच्चे की स्किन का, फीटल टिश्यू का स्मॉल पार्ट निकालते हैं एज अ सैंपल। क्वेश्चन नंबर 49 इज नॉट अ कॉज ऑफ टीयर। ऑप्शन ए गायनोकॉइड पेल्विस, ऑप्शन बी फेस प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी रिजिड पेरिनियम, ऑप्शन डी लार्ज बेबी। निम्न में से कौन सा कारण यूट्राइन टीयर यानी यूट्रस के फटने की संभावना को नहीं बढ़ाता? ऑप्शन आपके सामने है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गायनेकॉइड पेल्विस। फेस प्रेजेंटेशन में चांसेस होते हैं कि टीयर हो जाए, रिजिड पेरिनियम में भी चांसेस होते हैं कि टीयर हो जाए, लार्ज बेबी यदि है तो भी टीयर की संभावना रहती है, लेकिन गायनेकॉइड पेल्विस मोस्ट सूटेबल पेल्विस टाइप फॉर चाइल्ड बर्थ माना जाता है। मोस्टली फीमेल्स के अंदर गायनेकॉइड पेल्विस ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। द नर्स एडमिनिस्टर इंट्रावीनस डोज ऑफ metocarbamol to a client with multiple sclerosis, for which adverse effect should the nurse monitor? एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है, उसमें आपने मेथोकार्बेमोल ड्रग एडमिनिस्टर करी। अब इस ड्रग से क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकता है आपको बताना है। टैकीकार्डिया, रैपिड पल्स, ब्रेडिकार्डिया या फिर हाइपरटेंशन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी ब्रेडिकार्डिया। मेथोकार्बेमोल जिस क्लाइंट में चल रही है उसमें ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट 60 से कम हो सकती है। इस चीज को हमें कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51। द नॉर्मल यूट्रस वेट इन ग्राम्स। यूट्रस का नॉर्मल वजन कितना होता है, या यूँ कहें कि नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का नॉर्मल वजन कितना होता है? 90 ग्राम, 80 ग्राम, 60 ग्राम या 50 ग्राम? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी 60 ग्राम्स। नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वजन 60 ग्राम होता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आपके फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो की PDF को डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक पर जाएं
और वहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड करें। ये PDF आपको कल अवेलेबल होगी। थैंक्स वंस अगेन, ऑल द बेस्ट।